आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, एक बहुत ही शानदार आर्टिकल, और इस पे मैंने काफ़ी किताब भी पढ़ी हुई है। मैं आपको कुछ किताबें रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, समरी देख सकते हैं उसकी, वरना मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हैं। एक बहुत जो मुझे अभी बहुत अच्छी किताब लगी, मैंने उसका रिव्यू भी किया था, द वॉर दैट वॉजेंट, प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट किताब, शिव कुणाल वर्मा। उसमें यह दिखाया है कि किस तरीके से भारत 1962 का युद्ध जीत सकता था, है ना। बहुत ही बढ़िया, मतलब आप मजा आ जाएगी आपको ये किताब पढ़ के। ठीक है, फिर आप हिमालयन ब्लेंडर भी पढ़ सकते हैं। ये सबसे वही कह रहे हैं कि अगर सोर्स की बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट सोर्स ये है, राइट। तो एक ग्रेट गेम करके किताब है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन 1962 की जो किताब है ना, द वॉर दैट वाज़न्ट, मेरे ख्याल में सबको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताब है। तो आज हम बात करेंगे आखिरकार चाइना वॉर जीत रहा था 1962। चाणक्य तो बहुत कुछ बोलते हैं ना वॉर के बारे में, दुनिया को कैसे जीता जाए, इन सब के बारे में चाणक्य बहुत कुछ बताते हैं। कल हमारी क्लास होगी हाउ टू कंकर द वर्ल्ड पार्ट 2। आज ये फाइनली ऑफर खत्म हो जाएगा, तो आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं, आपको डाउनलोड करके। तो वॉर जो है, आखिरकार चाइना ने क्यों रोक दिया 1962 का जो वॉर है? भाई चाइना तो जीत रहा था, तो ऐसा क्या हृदय परिवर्तन आ गया कि उसने वॉर ही रोक दिया? भाई 20 अक्टूबर से 1962 को ये वॉर ऑफिशियली शुरू हो जाता है, और ये लगभग एक महीना चलता है, 20 नवंबर तक। लेकिन 21 नवंबर को हम ये देखते हैं कि चाइना ने कदम पीछे ले लिए। चाइना को हम हरा सकते थे। चाइना की जो लाइंस थी ना, सीधा दिख रही थी, लेकिन पॉलिटिकल विल इतनी नहीं थी, और बहुत सारे ब्लंडर्स लिए गए हैं। पॉलिटिकल ब्लंडर्स काफी ज्यादा थे, है ना। जो इंडियन ट्रूप्स हैं वो चाइना के रैपिड एडवांसेस को होल्ड नहीं कर पाए, और चाइना ने बाद में यूनिलेटरल सीज फायर 21 नवंबर को बोला कि हम ये वॉर खत्म कर रहे हैं। बल्कि वो आप समझिए कि अरुणाचल प्रदेश तक आ गए थे, तो उसके भी बहुत सारे एरियाज उनके कब्जे में। ये चीज है, खाली अक्साई चीन ले गया था चाइना, और चाइना का डोमिनेंट पोजीशन तो हो ही गई थी। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ, है ना। क्या विंटर ऑपरेशन, आपको पता है कि बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ने वाली थी, और यह बात बिल्कुल सही है कि अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसे हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने पूरे यूरोप को जीतना शुरू किया, लेकिन जब वो रशिया के अंदर गया वो हार गया। तो शुरुआत में आप जीतने लगते हो, लेकिन बाद में आप हारने लगते हो। भारत भी पलटवार करता, अगर चाइना विड्रॉ नहीं करता ना, तो भारत पलटवार करता, और ऐसा पलटवार करता, जाहिर सी बात है लीडरशिप में चेंजेस होते, कुछ इस्तीफे दिए जाते, लेकिन उसके बाद भारत चाइना को भगा भगा के मारता। ये आप मान के चलिए। अब हम सबको पता है कि हिंदी चीनी भाई भाई, दो देश जो एक साथ आजाद हुए। 1947 में भारत बन गया, और 1949 में चाइना बन गया। और फिर हम ये देखते हैं कि दोनों देशों ने साथ में हाथ मिलाए, लेकिन नहीं पता था जवाहरलाल नेहरू को कि चाइना इतना बड़ा धोखा देगा। पंचशील एग्रीमेंट, सब कुछ हुआ, है ना। जू इन लाई भारत आए, एवरीथिंग वाज देयर। जू इन लाई की फेमस कोट भाई मोरारजी देसाई से बोला था कि कितने हमारे यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप मतलब आपके यहाँ इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो मोरारजी देसाई बोलते थे कि भाई वो मेरा पुतला फूंक दे, क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी है। तो ये आप ये मान के चलिए कि बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी थी कि आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। तो ये चाइना को लगा, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि फॉरवर्ड पॉलिसी वाला था ही, कि जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि आगे बढ़ते रहो मेरे दोस्त, तंबू गाड़ लो आगे जाके, और चाइना को लगा कि ये तो एग्रेशन है, चाइना ने हमला कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो था ना, वो दोस्तों दलाई लामा का था। तिब्बत को चाइना ने इन्वेड किया, तिब्बत पर कब्जा किया, लाखों लोग वहां से भागे, और भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी। और जो रोड बना ली चाइना ने, वहां से मूड खराब हुआ भारत का कि ये क्या हो रहा है, हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, और आप दोस्त ना रहा, पीठ में छुरा भोंक रहा, ऐसा तो चलेगा नहीं, ई ना चल बे। लेकिन और फिर वही है कि ये लगातार जो है वो बिल्डअप होता रहा, जो सेनाएं हैं वो आमने सामने आती रही। उस समय भारत के पास जूते भी नहीं थे सोल्जर्स के पास। कैसे भाई बैटल ऑफ रजांगला शैतान सिंह ने क्या ऐसी की तैसी कर दी थी चाइना की। तो आप ये मान के चलिए कि उस समय बहुत हालात खराब थे, और उस खराब हालातों में हमने कड़ी टक्कर दी। कितने सारे ऐसी छोटी छोटी बैटल जिसने भारत ने अपनी वीरता का प्रमाण दिया, भारतीय सैनिक ने। और उसके बाद जितनी बार भी चाइना सामने आया वो हमेशा हारा है, ये नहीं भूलना चाहिए। भारत की आर्मी इस दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी है, पता है क्यों? अमेरिका से भी बेहतरीन आर्मी है। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो कॉलोनल साहब जो थे वो
प्रोग्राम्स के लिए जाता है अमेरिका में, तो बता रहा था कि जब हम अमेरिका के साथ ट्रेनिंग करते हैं तो अमेरिका के सोल्जर्स को बिस्लेरी पानी चाहिए, है ना, वो प्रोटोकॉल के, वो रोबोट है, प्रोटोकॉल के तहत। हमारे यहाँ कॉमन सेंस, हम कॉमन सेंस यूज करते हैं, ये चीज है। और देखिए आप ये समझिए कि हमारा इतिहास रहा, हम एक से एक लड़ाके, इधर जाट ऐसी की तैसी, उधर पंजाबी खत्म कर देंगे, इधर इंटेलिजेंस तो साउथ में आ जाओ। अगर आप इतिहास देखो तो 2000 सालों से हम लड़ रहे हैं दूसरे लोगों से, और मतलब जो इन्वेडर्स हैं, और हमने जीत हासिल की उसमें। तो सबसे बड़ी बात जो सीज फायर था वो क्यों किया गया, एक स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट था, बिल्कुल सही बात है, ये दिस वाज द पॉइंट। उनको पता था कि अब विंटर आने वाले हैं, नवंबर के बाद बहुत बर्फीला हो जाएगा सब कुछ, हमारे लिए लॉजिस्टिक चैलेंजेस आएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे, है ना। या फिर एक कोल्ड वॉर स्ट्रैटेजी कि अमेरिका कूदेगा इसमें, क्योंकि इस समय, उसी समय जो था वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी, और उधर जो जॉन एफ कैनेडी है वो वहां पे बिजी थे। तो रूट्स आपको पता ही है कि दो की एरियाज थे, हम सबको पता है। एक तो अक्साई चीन वाला एरिया जो उस समय जम्मू कश्मीर के पास था ब्रिटिश रूल के अंडर, वो चाइना बहुत टाइम से कह रहा है। ये देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मैंने एक लेक्चर भी लिया था, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, कि भारत और चाइना के बीच में ऐतिहासिक तौर पे क्या बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है। भारत कहता है कि जॉनसन लाइन जो 1895 में ब्रिटिश ड्रॉ करके गए थे वो हमारी लाइन है, और चाइना कहता है मैकडोनल्ड लाइन, और अल्टीमेटली ये बॉर्डर डिस्प्यूट है। चाइना कहता है कि तुम्हारे अंदर की टेरिटरी हमारी है, भारत कहता है ना आप देख लो, इस पे विवाद है। लेकिन 1950s में जब चाइना ने अक्साई चीन के, भाई जिनजियांग, देखिए चाइना के लिए जिनजियांग इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना की पूरी एनर्जी वहां से आ रही है। चाइना का सेंट्रल एशियन रीजन से, जो आपका कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, उससे पूरा व्यापार है, और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, $100 बिलियन का है। तो पूरी एनर्जी तो अक्साई चीन से रोड बना ली, और तिब्बत से। भारत का दिमाग खराब हो गया, भारत ने कहा कि भाई यहां पे रोड बनाने का मतलब है हमारा चिकन नेक कॉरिडोर तुम काट दोगे, कल तो तुम नॉर्थ ईस्ट में आ जाओगे, तो हम क्या करेंगे। उस समय जो अरुणाचल प्रदेश है उसको नीफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। तो 1914 में शिमला कन्वेंशन में मैकमेहन लाइन को ड्रॉ किया गया था, ब्रिटिश इंडिया तिब्बत। अब चाइना ने कहा, चाइना की बॉर्डर भारत से थोड़ी ना लगता था, चाइना ने बोला तिब्बत से तुमने, हम थोड़ी ना इसमें सिग्नेटरी हैं, तुमने तो तिब्बत से ये एग्रीमेंट किया है, तो हम तो इसको 110% वायलेट करेंगे। तो भारत ने ये माना है मैकमेहन लाइन हमारी ऑफिशियल बाउंड्री है, चाइना ने रिजेक्ट किया है, कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है, साउथ तिब्बत है वो, आप देखते हैं। लेकिन देखिए ग्राउंड रियलिटी, जैसे जयशंकर कहते हैं, जयशंकर, कि हम नहीं बदल सकते। तो इसको लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें होती। 1950 से 1951 तिब्बत को पूरी तरीके से एनेक्स कर लिया, एक बफर स्टेट था भारत और चाइना के बीच में। अब जहां तिब्बत पकड़ा वहां पे भारत से जो बाउंड्री है वो टच होने लगी। आज नेपाल बड़ा चाइना का पैट बन रहा है, भाई नेपाल के एरिया भी चाइना, वो कहता है चाइना हमारा है, वो आधा नेपाल हमारा है। फिर 1959 में जो दलाई लामा को असाइलम दिया धर्मशाला में, वहां से फिर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गए। चाइना ने कहा कि भाई दलाई लामा को हमको सौंप दो, क्योंकि जब तक दलाई लामा रहेंगे तब तक तिब्बत जिंदा रहेगा। दलाई लामा को मार दिया, तिब्बत मर गया, खत्म, ये चीज है। तो ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट थे ये बहुत बड़े रहे, और वही है कि फिर वॉर हुआ। लेकिन इमीडिएट ट्रिगर्स तो वही कि एक तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी। यहां पे भाई जवाहरलाल नेहरू कोई डरे थोड़ी ना थे, उन्होंने कहा कि फॉरवर्ड, अभी बहुत अच्छी एक सीरीज आई है फ्रीडम एट मिडनाइट, उसकी किताब मैंने पढ़ने की शुरुआत में कोशिश की थी बहुत पहले, मैं पढ़ नहीं पाया, बहुत टफ इंग्लिश थी, तो उस समय मैंने बंद कर दी थी। लेकिन थैंक्स बहुत अच्छी बात है, सोनी ने उसको पूरी एक सीरीज में प्रेजेंट किया, बहुत अच्छी सीरीज है। उसमें आप देखिएगा जवाहरलाल नेहरू का गजब का कैरेक्टर था मेरे भाई। वल्लभ भाई पटेल तो वल्लभ भाई पटेल थे ही, लेकिन जवाहरलाल नेहरू भाई इसमें वो तो बोल रहे थे कि आगे मारो इन लोगों को, फॉरवर्ड पॉलिसी। चाइना ने बोला कि बार ये तो बड़ी दिक्कत है भाई, डिस्प्यूटेड एरिया में आपने मिलिट्री आउटपोस्ट बना लिया। भारत इस समय एग्रेसर था, आपको पता है ना, भारत एग्रेसर था। तो चाइना ने बोला अरे, और चाइना का कॉन्फिडेंस भाई, उधर साउथ कोरिया वॉर, कोरियन वॉर वो जीत के आया एक तरीके से, तिब्बत को उसने, तो चाइना का कॉन्फिडेंस बहुत हाई। एक और चीज आपको बता दो कि उसी दौरान दोस्तों माओ जेडोंग की सत्ता बहुत बड़े खतरे में थी। क्यों? क्योंकि दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा सूखा 1962 में ही पड़ा था। तो होता है ना कि जब ऐसी चीजें आपके देश में पड़ती हैं, लोग आपसे गुस्सा है तो आप ध्यान भटकाते हो। आप ये चीज समझिए कि भारत का युद्ध हुआ, भारत हारा नो डाउट, लेकिन उसके बाद भारत ने रिवाइव किया अपने आप को, और भारत एक बहुत अच्छे रास्ते पर चला। चाइना में क्या हुआ? चाइना में युद्ध के बाद चाइना अंधे युग में डूब गया, कल्चरल रेवोल्यूशन आ गया, कितने लोगों को मारा, पीट पीट कर मार डाला, कितने साइंटिस्ट को खत्म कर दिया, और ये 1975 तक चला। ये इसी कोई बात नहीं करता। नेविल मैक्सवेल ये बताते हैं कि
भाई देखिए ये एक बहुत प्रोवोकेटिव मूव था जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी, ठीक है। और चाइना जो है वो वॉर को 1959 से ही प्लान कर रहा था। चाइना तो चाहता था तुम एक गलती करो हम मार देंगे। भारत की गलती ये थी कि पहली बात तो आपकी आर्मी, आपने उतना आर्मी को सपोर्ट नहीं दिया। उसके बाद आपने स्ट्रैटेजिकल ब्लंडर किए। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए फॉरवर्ड, तो चाइना बोलेगा हम मारेंगे, घुस के मारेंगे। क्यों? क्योंकि आप ही एग्रेसर हो, तो आप दूसरों से क्या मदद मांगोगे? दुनिया तो यही देखेगी ना कि भाई ये तो भारत ही अग्रेसर है, तो फिर क्या कैसे कर पाओगे, है ना। तो ये चीज, और भारत को फिर जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए। लेकिन कोल्ड वॉर के कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो भारत सोवियत यूनियन के पास आ रहा था, जो कि चाइना को गुस्सा दिला दिया उसने, राइट। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी चल रही थी। तो चाइना के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि भाई देखिए सुपर पावर, उधर चाइना रशिया के साथ बिजी है और सोवियत अमेरिका के साथ, मतलब अमेरिका रशिया के साथ बिजी है, मतलब सोवियत के साथ बिजी, और दोनों एक दूसरे को लड़ मार देंगे। तो भाई जब अपने घर में इतनी टेंशन, तो दूसरे के फट्टे में कोई हाथ नहीं डालेगा। और जियो पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन का चाइना ने खूब फायदा उठाया और एक टैक्टिकल जो है वो जीत चाइना को मिली। 20 अक्टूबर को वॉर शुरू हो गया, ऑफिशियली जो है वो चाइना ने हमला कर दिया सुबह 8 बजे। उधर से फायर है, 200 भारतीय सैनिक मारे गए, बहुत दिक्कत। और लगातार जो है वो चाइनीज फोर्सेज जो है वो आती गई ईस्टर्न वेस्टर्न सेक्टर में। चाइना ऑलरेडी वो वॉर की प्लानिंग बहुत पहले से कर रहा था। भारत ने मिस कैलकुलेट किया, भारत के डिसीजन बहुत खराब हुए, है ना। वीके कृष्ण मेनन का सबने देखा। फिर उसके बाद जो हम, अब देखिए ज़्यादा तो आप वो किताब पढ़िएगा, बोलना सही नहीं है जो हो गया, लेकिन अब है चीज़ें बड़ी गड़बड़ रही। आप देखिएगा कंट्रोवर्सी जो उस समय आर्मी के चीफ थे, किसको बनाना था, किसको बनाया, है ना। तो यही हुआ। ये अक्साई चीन है, ये तवांग रीजन है, आज तो अरुणाचल प्रदेश में सब, लेकिन ये ले गया अक्साई चीन, पूरा का पूरा ले गया। और बहुत ही स्ट्रैटेजिकल है, अक्साई चीन हमारे पास रहता। और उसके बाद फिर शसगाम वैली पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया। भारत ने काउंटर अटैक किया, बट इट वॉज टोटली अ वन साइडेड अफेयर। चाइना वॉज फुली प्रिपेयर्ड, ना ही प्रिपेयर्डनेस थी भारत के पास, ना ही ये तो वो पूरा वॉर हमारी बहादुरी पे लड़ा गया। भारत को और नुकसान हो सकता था, माइंड मी, भारत को और नुकसान हो सकता था। लेकिन हमारे सैनिकों ने इतनी बहादुरी दिखाई ना, उनके पास कुछ नहीं था, नथिंग वॉज देयर, कोई मॉडर्निटी नहीं थी, लेकिन सिर्फ इन हाथों से एक एक भारतीय सोल्जर चाइनीज, 10-10 चाइनीज सोल्जर्स पे भारी था। ये देख लिया था चाइना ने कि भारत का जज्बा क्या है। इतना कुछ होने के बावजूद इंडियन आर्मी लड़ती रही। और बहुत, जवाहरलाल नेहरू का कहते हैं कि 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ, अकाल मृत्यु हुई, वो इसी बहुत शॉक में थे चाइना, जवाहरलाल नेहरू, कि ऐसा कैसे हो सकता है। 10 से 12 हज़ार इंडियन ट्रूप्स, उधर 80,000 चाइनीज ट्रूप्स। आप समझ सकते हो भारत की कैजुअलिटी लगभग 1383 जो है, 1300 मतलब 1400 के करीब जो है हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए। ये चीज है। अब सबसे बड़ी बात, आखिरकार चाइना ने ये यूनिलेटरल सीजफायर किया क्यों? 21 नवंबर को चाइना ने बोला कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे और हम अपनी सेना को पीछे बढ़ा लेंगे। आप समझ रहे हो? तो रीजन क्या था? सबसे पहली बात तो ये था कि चाइना जो है उसने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए। और फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी खत्म हो गई थी 13 दिन के अंदर अंदर। भारत ने अमेरिका से मदद ऑलरेडी मांग ली थी। साथ ही साथ इंडियन आर्मी ने अपनी एयरफोर्स को यूज नहीं किया था। ये अजीब और गरीब डिसीजन है और आज तक इसका जवाब नहीं मिला। अगर वो एयरफोर्स यूज कर लेती तो चाइना खत्म था। ये दोस्तों एग्जैक्टली बोला गया किताब में कि चाइना के पास फ्यूल नहीं था, चाइना की एयरफोर्स उतनी थी ही नहीं। चाइना को भी ये पता था कि एयरफोर्स उतरने वाली है और शायद अमेरिका साथ देगा, लेकिन चाइना दिखाना चाहता था कि हम एक रिस्पॉन्सिबल पावर है। चाइना पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि देखो सिर्फ अमेरिका और सोवियत नहीं, हम पे भी ध्यान दो। आप समझ रहे हो? एक्चुअली में ये वॉर, भाई चाइना को क्या मिला? चाइना को अक्साई चीन मिला, लेकिन चाइना चाहता बहुत कुछ था, उसको कुछ नहीं मिला। चाइना का बहुत इस समय नुकसान हुआ। अक्साई चीन ले गया, ठीक है, नो डाउट, लेकिन बाकी उसको कुछ नहीं दिया हमने। तो एक मैसेज, ये सिर्फ और सिर्फ मैसेज भारत और पूरी दुनिया के लिए था। इट वॉज नेवर अबाउट होल्डिंग टेरिटरी बट सेंडिंग अ मैसेज टू इंडिया एंड द वर्ल्ड कि देख लो हम आ गए हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? और वहां से चाइना बदल गया। चाइना का जो पर्सपेक्टिव था पूरी दुनिया में चेंज हुआ कि भाई डेंजरस आदमी है, मतलब डेंजरस नेशन है ये। आप समझ रहे हो? और फिर वही है कि डर भी गया था चाइना कि अब जो अमेरिका है वो आएगा। और देखो विंटर जो मौसम है ना, जो डेमोग्राफी वो सबको खत्म कर देती है। अभी भी अगर चाइना भारत को वॉर हो जाए, भारत जीत जाएगा, क्योंकि डेमोग्राफी उसको अलाउ ही नहीं करती। हम ज्यादा स्ट्रैटेजिक पोजीशन में, हम हाइट पे होंगे और चाइना को वहां पे लाना पड़ेगा। चीजें बहुत मुश्किल, इसीलिए तो चाइनीज फोर्सेज वहां पे है। हालांकि अब तो भारत और चाइना के बहुत अच्छे रिश्ते हो गए, लेकिन जो हिमालयन विंटर है सबको पता है कि भाई देखिए, अगर
कि इतनी ठंडियां पड़ने वाली थी ना कि चाइनीज जम जाते, उनकी आइसक्रीम बना के भारत खा जाता। भाई चाइना डेफिनेटली मॉरल हाई ग्राउंड यहाँ पे, भारत को बहुत बेइज्जती का, जिस तरीके से भारत चाइना पीछे हटा, पूरी दुनिया के सामने भारत बहुत शर्मिंदा हुआ। चाइना ने मॉरल हाई ग्राउंड जो है यहाँ पे अटेन किया। उसके बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया, पूरे देश में जो थूथू हुई है कांग्रेस की या जितने भी, सबने एक के बाद एक इस्तीफा दिया, है ना। तो मिलिट्री और पॉलिटिकली दोनों तरीके से इंडिया वॉज ह्यूमिलिएटेड। फिर उसके बाद नॉन अलाइन मूवमेंट खत्म हो गया, एवरीथिंग वॉज गॉन। जो भारत ने पिछले 15 सालों में सब कुछ बनाया था 1947 से 1962 तक, एक झटके में चाइना ने उससे सब छीन लिया भारत से, है ना। और उसके बाद भारत को पता चल गया कि भाई देखिए ये जरूरी है, ये उस समय का पेपर है, आप न्यूज कटिंग देख सकते हैं कि क्या क्या रीजंस थे, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था। पाकिस्तान बहुत खुश था उस समय, बहुत खुश, है ना, कि बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। और मतलब आप ये समझिए कि नेशनल असेंबली को बोला कि देख सकते हैं कि भारत के पास कुछ नहीं है, भारत ये है, भारत वो है, ये हिसाब किताब था। और सब कुछ हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हेंडरसन ब्रुक्स की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, और इंडियन आर्मी ने मतलब इसको कमीशन किया था। और कॉज वही था कि एक तो फॉरवर्ड पॉलिसी बहुत ही इल कंसीव्ड थी। भाई आप मारोगे तो आपके पास पूरी ताकत होनी चाहिए, आपके पास बैकिंग होनी चाहिए। आपने ऐसे ही मारना शुरू कर दिया। आप खाली हाथ गए हो जंग लड़ने, आप खेलने गए हो क्रिकेट, ठीक है, आपको अपनी टीम को बचाना, छक्के मारने हैं, अपनी टीम को जिताना इनफैक्ट, और आप गए हो बिना बैट के, तो आउट हो गए होगे, बोल्ड हो गए, रूल्स के खिलाफ है ना। और पॉलिसी को लगा, देखिए जवाहरलाल नेहरू को लगा कि चाइना कभी भी मिलिट्री यूज नहीं करेगा, ये फॉरवर्ड पोस्ट जो है वो एक डेटरेंट की तरह काम करेगी। क्यों नहीं करेगा भाई? ये कौन था जिसने जवाब, देखिए कौन था पता तो सभी को है, लेकिन भाई आप किसी देश के सामने मिलिट्री खड़ी कर रहे हो, आपकी मिलिट्री वीक है, आपको लगता है वो नहीं हमला करेंगे? आप कौन से जमाने में रह रहे हो? कौन सा दिमाग है आपका, है ना। तो बिल्कुल वो करेंगे, 110% वो करेंगे। यहां स्वरूप पार्किंग के लिए विवाद हो जाता है, जरा सा आप 1 घंटे के लिए गाड़ी खड़ी कर लो, लोग झगड़ने लगते हैं। आप जमीन उनकी डिस्प्यूटेड एरिया में पूरी आप कैंप्स लगा रहे हो, आपको नहीं लगता? और भारत के पास कोई एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लॉजिस्टिक नहीं था, इक्विपमेंट नहीं था, 10-10 सोल्जर्स की हमारी कंटिजेंट थी, एम्युनिशन नहीं था, विंटर गियर नहीं था। ये एक बहुत बड़ा रोल इसने प्ले किया। और वीके कृष्ण मेनन का तो भाई देखिए वो एक बहुत ही डिस्प्यूटेड आदमी रहे हैं, इनकी किताब मैंने पढ़ी है। स्टॉन्च कम्युनिस्ट थे और बढ़िया भी रहे भारत के लिए, खराब भी रहे, दोनों ही तरीके। ये इनको अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल आदमी। जिस तरीके से चाइना से डील करना चाहिए था तो भाई चाइना में भी कम्युनिज्म, उस तरीके से वीके कृष्ण मेनन ने कभी डील किया ही नहीं। और इनकी बात जवाहरलाल नेहरू ने बहुत मानी। और फिर लेफ्टिनेंट जनरल कॉल, इन्होंने भी किताब लिखी है ना। इनकी मतलब अगर आप बात करते हैं, जैसे वही है कि जो थे उनको बनाना चाहिए था भाई, जाहिर सी बात है ना। जो थे उनको बनाना चाहिए था, लेकिन बनाया किसको? अनफॉर्चुनेटली मिस्टर कॉल को। भाई ब्रिगेडियर डलवी जो थे, हिमालयन ब्लेंडर किताब लिखी है पूरी उन्होंने, आप कमाल की किताब है वो जो मैंने किताब, अब ठीक है वही है, बट सैम मानेकशॉ और इन सबको लाना चाहिए था। ज़्यादा बोलूंगा नहीं, थोड़ा वो ज़्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। आप पढ़िए, मतलब ये जो प्रकरण हुआ है पूरा, आप ये पढ़िए इसके बारे में, ठीक है, कि आखिरकार क्या रहा। इनकी किताब द अनटोल्ड स्टोरी बहुत बढ़िया किताब है इनकी भी, लेकिन वही है ना कि ज़रूरी नहीं कि सारे डिसीजन आपके सही हो। वार्निंग्स थी, क्लियर वार्निंग्स थी, मिलिट्री एडवाइजर सब कुछ था, बट भारत की स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से, और टैक्टिकल एरर्स थी, भारत ने एयरफोर्स यूज ही नहीं की। ये समझ नहीं आ रहा भाई, पूरी चाइना की फ्रंट लाइन सामने थी, आप समझ रहे हो ना क्या हो रहा है। आप मैदान में हजारों लोग आ रहे हैं और आप अकेले यहां सामने बैठे हो, गोली से उड़ा दोगे सबको। लेकिन भारत ने कभी इसको यूज किया ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली। तो टैक्टिकल एरर्स थे, बस लड़ गए जाके, कोई प्लान नहीं था, कोई कम्युनिकेशन, ओवर कॉन्फिडेंस था कि यार ये खत्म कर देंगे। चाइना जो है वो मेजर असॉल्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अरे ठीक है कर लेगा क्या फर्क, कर लिया उसने, यही था सब कुछ।
बाकी चाणक्य ने काफ़ी कुछ बोला है दुनिया के बारे में, उस पर भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।